मैं नमस्कार करता हूँ सभी शिक्षणार्थियों को। मैं शारदाकांत झा, HOD BBA BCSL कम्युनिटी कॉलेज UVK कॉलेज कड़ामा आलमनगर मधेपुरा। अब सबों से मेरी दो गुजारिश रहेगी। पहला तो ये कि आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो अपने पास कॉपी कलम ज़रूर रखें, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिसको लिखे बगैर काम नहीं चलेगा। दूसरा ये कि इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ सकता है, इसको शेयर करना पड़ सकता है। अब आते हैं विषय पर। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आंकड़ों के दो प्रकार जाने थे, प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीयक आंकड़े। और प्राथमिक आंकड़े के संकलन की विधियां हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने दो विधियों पर चर्चा की थी, जिसमें वे जो दो विधियां थी जिसकी हमने चर्चा की थी इससे पहले, जिसके गुण दोष सबों के बारे में हमने अध्ययन किया था। मैं एक बार पुनः आप लोगों को स्मरण करवा देना चाहता हूँ। वे विधियां थी अवलोकन विधि तथा साक्षात्कार विधि। अब इसके आगे जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है प्रश्नावली विधि। आप लोग अपने पास कॉपी कलम अवश्य रखें। यह परम आवश्यक हो जाता है जब हम गुण और दोषों की चर्चा करते हैं तो उसे नोट डाउन किया जाए, अन्यथा सुन करके याद रखना यह संभव नहीं है। प्रश्नावली विधि सामाजिक, वैज्ञानिक, शोधार्थी एवं उद्योग लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। जहां सूचना एक बृहत क्षेत्र से संबंधित सुदूर इलाकों में रहकर एकत्र करना होता है, ऐसे जगहों के लिए यह विधि काफी उपयोगी है। एक प्रश्नावली शोध या समस्या से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का गुच्छ होता है, जिसमें कई सारे प्रश्न दिए हुए रहते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक जनसंख्या रजिस्टर भरवाने की बात की थी, जिसमें काफ़ी अलग अलग तरीके से कुछ लोगों ने समर्थन किया था, कुछ लोगों ने विरोध किया था। तो वह एक प्रश्नावली की सूची है जिसमें प्रश्नों का उत्तर जानना होता है, और यह काम शोधार्थी करते हैं। वह प्रश्नों का उत्तर जांचते हैं और उस प्रश्नावली को पूरा करते हैं। इसे सूचनादाता को डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। उत्तरदाता या सूचनादाता से यह आग्रह किया जाता है कि प्रश्नावली को अच्छे तरीके से भरकर पुनः वापस शोध एजेंसियों के पास व व्यक्ति के पास भेज दें। डाक का माध्यम पुराना माध्यम है। आजकल बहुत सारे ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के आंकड़ों को भेज सकते हैं। वह जो है इंटरनेट के तहत आप ईमेल कर सकते हैं या अन्य अन्य ऐप के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्नावली विधि के जो गुण हैं, पहला गुण है प्रश्नावली विधि शोध या अन्वेषण कार्य के लिए अन्य विधियों की तुलना में बहुत मितव्ययी विधि है। यहाँ खर्च भी कम होते हैं और एक एक व्यक्ति से आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। दूसरा, यह विधि वहाँ ज़्यादा उपयुक्त होता है जहाँ सूचनाओं की संख्या अधिक व लंबी और बृहत क्षेत्र को सम्मिलित करना हो। अब जैसे हमने अभी ऊपर में जनसंख्या की बात की थी, तो जब देश में जनगणना होता है, हर 10 वर्ष पर जनगणना होता है देश में, तो जनगणना के कार्य बड़े व्यापक तौर पर होते हैं और भारत के सुदूर क्षेत्र हो, पर्वतीय पठारी क्षेत्र हो, हर जगह के लोगों की गणना की जाती है। और सिर्फ लोगों की गणना नहीं की जाती, उनके आय, व्यय, उनकी संपत्ति,
चल संपत्ति, अचल संपत्ति, सजीव संपत्ति, निर्जीव संपत्ति, ये सारी चीज़ों के शिक्षा, जीवन स्तर, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ऐसे आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रश्नावली विधि सबसे सुंदर विधि है। तीसरा, यह अनुसंधानकर्ताओं के प्रयास एवं समय दोनों को ही बचाता है। इसे आंकड़ों के संकलन का सुविधाजनक विधि भी हम कह सकते हैं। यह आंकड़ों को एकत्र करने का सबसे सुविधाजनक विधि है। अब इतने गुण होने के बाद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या हैं? तो पहली सबसे बड़ी कमी इसकी है, इस विधि का कार्यक्षेत्र शिक्षित व्यक्तियों के लिए सीमित है, जो विभिन्न प्रश्नों का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं और सही सूचना चित्रित कर सकते हैं। अगर लोगों के समझ में प्रश्न नहीं आएगा तो वो उत्तर गलत देंगे और आंकड़े गलत हो जाएंगे। दूसरा, आंकड़ों के संग्रह की इस विधि के लिए उत्तरदाताओं से उच्च कोटि के सहयोग की आवश्यकता होती है। उत्तर के अनिश्चित होने की खतरा हमेशा बनी रहती है। तीसरी जो कमजोरी है वह है कि बहुत से उदारतापूर्ण, अपूर्ण, बिगड़ी हुई एवं गलत सूचनाएं भेज देते हैं। वे प्रश्नावली को बहुत ही लापरवाही तरीके से भरते हैं। आकस्मिक आउटलुक जो सामान्यतया अधिकतर अपरिचित उत्तरदाता की स्थिति में पाया जाता है, इस विधि के विशेष कमी को प्रदर्शित करता है। चौथा, बहुत से उत्तरदाता प्रश्नावली को ससमय नहीं भेजते हैं, जिसके कारण एक समय सीमा में दिए गए अध्ययन कार्य एवं शोध योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। पांचवी इसकी कमजोरी है, यह देखा गया है कि इस विधि की सफलता प्रश्नावली की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अर्थात हम किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तरदाताओं पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। एक बेहतर एवं रोचक प्रश्नावली किसी निष्पक्ष उत्तरदाता को भी प्रभावी रूप से उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकता है और अन्वेषक को अच्छे उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। अब प्रश्नावली का मसौदा तैयार कैसे किया जाता है कि हम प्रश्न पूछेंगे किसी से तो वो तैयार कैसे करना है। तो प्रश्नावली विधि में आंकड़ों का संकलन की सफलता मुख्य रूप से प्रश्नावली के मसौदे पर निर्भर करता है कि प्रश्नावली में हम कौन कौन से प्रश्नों को रखें। यह एक बहुत बड़ी कला है। इसे तेज बुद्धि, बेहतर सोच एवं समृद्ध अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे पूरा करने के लिए कोई विशेष नियम एवं बंधन नहीं है जिसके अनुसार आप उस मसौदे को तैयार कर सकते हैं। प्रभावी एवं सफल तरीके से आंकड़ों के संकलन के लिए प्रश्नावली का मसौदा तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि प्रश्नावली रुचिपूर्ण हो और लोग उसका उत्तर देने में आसानी महसूस करें। पहला, सर्वप्रथम प्रश्नावली को आकर्षक, स्वच्छ एवं साफ सुथरा तथा समझने योग्य होना चाहिए। सूचनाओं को भरने में उत्तरदाता को बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक स्वपता लिफाफा, यदि डाक के द्वारा आपको सूचना एकत्र करनी हो तो स्वपता लिफाफा जिस पर डाक टिकट लगा हो वह देना चाहिए। अन्यथा इंटरनेट के द्वारा आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको एक वेबसाइट की जानकारी देनी होती है जिस पर प्रश्नावली होता है और लोग वहां पर जाकर के प्रश्नों को देखकर उसके उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि सामान्य तौर पर आजकल हम लोग आरोग्य सेतु ऐप देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आप व्यक्तिगत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसका फल भी शीघ्र ही हमें मिल जाता है। तीसरा, प्रश्न छोटा, साधारण एवं आसान होना चाहिए। चौथा, ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। पांचवा, प्रश्नों का विन्यास व कम तार्किक रूप में होना चाहिए। छठा, प्रश्न प्रायः समूहों एवं उपसमूहों में विभाजित होनी चाहिए एवं उपसमूह तथा सुविधा के लिए संख्या में हो सकते हैं,
जिससे प्रतिवादी एवं अन्वेषक दोनों के लिए आसान हो सके। उदाहरण के लिए अगर हम किसी से उसके घर की जानकारी ले रहे हैं तो घर के मुखिया का क्या नाम है, घर में कितने सदस्य हैं, पुरुष सदस्य कितने, महिला सदस्य कितने। अब उसको उम्र में वर्गीकृत किया जा सकता है कि 0 से लेकर के 15 वर्ष तक के पुरुष और स्त्री कितने हैं, 15 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक के कितने हैं, 30 वर्ष से अधिक के कितने हैं। इस प्रकार हम प्रश्नावली को लोगों के उपयोग के लिए बना सकते हैं और लोग उसे यथाशीघ्र भर करके सूचनाएं प्रदान करने का काम करते हैं। तो यह विधि आंकड़ों को एकत्र करने की प्रश्नावली विधि थी। इसके बाद जो चौथी विधि है वह है अनुसूची के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करना, आंकड़ों को एकत्र करना। इस विधि के अंतर्गत अन्वेषक व्यक्तिगत रूप से अनुसूची लेकर सूचना एकत्र करते हैं, जिसमें एक प्रश्नों का गुच्छ होता है, प्रश्नों का समूह होता है। प्रश्नावली विधि एवं अनुसूची विधि में केवल इतना अंतर है कि पहली विधि में प्रश्नावली उत्तरदाता को डाक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से भेज देता है, जिसमें अन्वेषक उत्तरदाता के पास स्वयं उपस्थित नहीं होता है। जबकि दूसरी विधि में अन्वेषक स्वयं अनुसूची को लेकर के प्रतिवादी के पास जाते हैं और अन्वेषक स्वयं प्रतिवादी से संपर्क स्थापित करता है। वे उत्तरदाताओं से मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रश्न पूछते हैं एवं उन्हें लिख देते हैं। इसका वर्तमान और सटीक उदाहरण आपने देखा होगा कि कोविड-19 से संबंधित अनुसूची को लेकर के प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक टोले मोहल्ले में जीविका दीदी और आशा दीदी एक प्रश्नावली को लेकर के जाती थी और वह आपसे प्रश्न पूछती थी, उसका उत्तर आपसे पूछ करके वह भरती थी और चली जाती थी। ऐसे सूचनाओं को एकत्र करना, ऐसे आंकड़ों को एकत्र करना, अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों को एकत्र करना कहलाता है। इस विधि के गुण: यह समाज के अशिक्षित वर्ग से सूचना एकत्र करने का सबसे प्रभावी एवं सरल विधि है। दूसरा गुण, इसमें उत्तर के अनिश्चित होने की सीमित संभावना बच जाती है। केवल कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्तिगत साक्षात्कार देने से इनकार करते हैं। तीसरा, संकलित समंकों की शुद्धता की कोटि एवं विश्वसनीयता का स्तर प्रश्नावली की तुलना में इस विधि में अत्यधिक होता है। अन्वेषक बातचीत के दौरान कुछ पूरक प्रश्न भी उत्तरदाता से पूछ सकता है एवं उन्हें चतुराई पूर्वक जांच भी सकता है। यह अन्वेषक की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। चौथा गुण है, चूंकि अन्वेषक उत्तरदाता से उनके आवास में ही संपर्क करता है, अतः वे उत्तरदाता के सामाजिक आर्थिक परिवेश से विभिन्न प्रकार उपयोगी प्रश्न सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की सूचनाएं अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो लोगों के जीवन स्तर, निर्धनता, बेरोजगारी, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति, महिलाओं का विकास आदि में भूमिका आदि के अध्ययन में व्यस्त होते हैं या लगे रहते हैं। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। अन्वेषण की यह विधि अनुसूची विधि विशेष रूप से खर्चीला है। अन्वेषक को प्रत्येक व्यक्ति जो उस सर्वेक्षण से संबंधित है उससे व्यक्तिगत तौर पर मिलना होता है, तो इसमें अत्यधिक मौद्रिक समय एवं प्रयास सबकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। दूसरी कमी है, इस विधि की सफलता अन्वेषक के ज्ञान, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता एवं अनुभव पर निर्भर करता है। अगर अन्वेषक अनुभवी न हो तो आंकड़ों को एकत्र करने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, यह विधि बृहत अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होता है, जहां एक विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना होता है। यह सीमित अध्ययन क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, जहां इसका गहन अध्ययन करना होता है। चौथी कमी है इसकी,
अनुसूची विधि सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि विभागीय अन्वेषक इस विधि के लिए अनुपयुक्त हैं। वे बिना क्षेत्र में गए ही क्षेत्र के कार्य को करने में विशेषज्ञ होते हैं। यह विधि वैसे व्यक्तियों के हाथ सफल होगी जो विश्वासी, कठिन परिश्रमी एवं जिम्मेवार लोग हों। इन दोनों विधियों को देखने के बाद हमने पाया कि प्रश्नावली विधि और अनुसूची विधि में बहुत दूर का अंतर नहीं है। यह आपस में मिलता जुलता है। दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न के उत्तर के आधार पर ही आंकड़ों का चयन किया जाता है, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। तो आखिर इन दोनों विधियों में अंतर क्या है? तो इन दोनों विधियों के महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार हैं। पहला ये कि प्रश्नावली सामान्यतया उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए लिफाफे में विहित पते पर भेजी जाती है या इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जो प्रतिवादी के बिना किसी सहायता से संभव नहीं हो सकता। अगर प्रतिवादी चाहें जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा हो कि वह उत्तर ना दे, तो उन्हें कोई उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता, उन्हें उत्तर देने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। अनुसूची विधि में शोधकर्ता या अन्वेषक स्वयं अनुसूची को भरता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर निर्वचन भी किया जा सकता है। निर्वचन अर्थात उसको पुनः देखना, फिर से वेरीफाई करना। दूसरा अंतर है, प्रश्नावली अपेक्षाकृत मितव्ययी विधि है। अनुसूची की तुलना में विशेष रूप से अन्वेषक की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण के लिए यहाँ मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली विधि वह मितव्ययी है अनुसूची विधि की तुलना में। तीसरा, अनुसूची के तुलना में प्रश्नावली में अनुत्तरित या गलत उत्तर की संभावना अधिक होती है। अनुसूची में जब अन्वेषक जाता है उत्तरदाता के पास, तो वहां पर वह स्वयं प्रश्न पूछता है और उत्तर लेता है। प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता यदि चाहे तो प्रश्न का उत्तर ना दे। चौथा, अनुसूची की स्थिति में उदारता की पहचान स्पष्ट होती है, जबकि प्रश्नावली की स्थिति में उदारता की पहचान स्पष्ट नहीं होती है। पांचवा, प्रश्नावली विधि में बहुत धीमी गति से उत्तर प्राप्त होते हैं। कभी कभी तो उत्तर भेजने का समय काफी पहले बीत चुका होता है, फलतः शोध बाधित हो जाता है। लेकिन अनुसूची विधि में अन्वेषक स्वयं अनुसूचियों को भरकर सूचनाएं एकत्र करता है, जो ससमय शोध कार्य संपादित हो पाता है। छठा, प्रश्नावली विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब उत्तरदाता साक्षर हो या सहयोग के लिए तैयार हो, जबकि अनुसूची की स्थिति में जब प्रतिवादी या उत्तरदाता निरक्षर हो तब भी उससे सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। सातवां, अनुसूची विधि के साथ साथ अवलोकन का विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु प्रश्नावली विधि में यह संभव नहीं है। जब आप अनुसूची भरने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ के सामाजिक परिवेश, रहन सहन, शैक्षिक स्थिति, इन सारी चीज़ों का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली विधि में हम यह नहीं कर सकते। तो ये सारे प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि थी। अब हम आते हैं द्वितीयक आंकड़ों पर। द्वितीयक आंकड़े कुछ अधिक बड़ा नहीं है। अधिकतर सांख्यिकी कार्य एवं आर्थिक शोध में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग प्रमुख आगत के रूप में किया जाता है। द्वितीयक आंकड़े उस प्रकार के आंकड़े होते हैं जो वर्तमान प्रयोगकर्ता द्वारा मौलिक रूप से एकत्र नहीं किए गए होते हैं। आंकड़े जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किए गए हों, अर्थात प्रयोगकर्ता दूसरी बार प्रयोग करता है, उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। वे आंकड़े जो किसी प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों से लिए गए हों और इनका अध्ययन में प्रयोग किया जाए तो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जनगणना के आंकड़े भारत सरकार द्वारा संकलित किया जाता है, लेकिन जब इसका प्रयोग किसी भी व्यक्तिगत शोधार्थी एवं अन्य संगठन और विभागों द्वारा अपने अध्ययन के लिए किया जाए तब वह द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक आंकड़ा सस्ता एवं प्रयोग के लिए आसान होता है।
द्वितीयक आंकड़ा किसी व्यक्तिगत शोधकर्ता के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि सीमित संसाधन एवं समय प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए इजाजत नहीं देता, लेकिन द्वितीयक आंकड़े शुद्धता एवं अनुपयुक्तता की समस्या से ग्रसित होता है। अब द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या है? तो जब हम द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत को देखते हैं तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन जैसे UNIBRD, IMF, ILO इत्यादि। दूसरा केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रकाशन। तीसरा विभिन्न जांच आयोगों एवं समितियों के परिणाम एवं रिपोर्ट। चौथा व्यक्तिगत विद्यार्थी, शोधार्थी, शैक्षणिक एवं शोध संस्थान, विश्वविद्यालय आदि के द्वारा दिए गए परिणाम एवं प्रकाशन। उद्योग एवं व्यापार संगठन जैसे FICCI, फिक्की, CII, PHDCCI इत्यादि के प्रकाशन एवं रिपोर्ट। छठा केंद्रीय एवं व्यावसायिक बैंकों के रिपोर्ट इत्यादि। सातवां समाज पत्र एवं पत्रिकाएं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आदि में प्रकाशित सूचनाएं। ये प्रकाशित स्रोत हैं। और इसके अप्रकाशित स्रोत हैं वे द्वितीयक आंकड़े, जिन्हें अप्रकाशित स्रोत से एकत्र किए जाते हैं अप्रकाशित स्रोत कहलाते। जैसे बहुत से अध्ययन विश्वविद्यालय में शोधार्थी द्वारा किए जाते हैं जिनका प्रकाशन नहीं होता, वे पुस्तकालय में ही रखे होते हैं। सरकार एवं निजी कार्यालय के कार्यालयी रिकॉर्ड तथा फाइलों में कई सूचनाएं होती हैं जो वास्तव में प्रकाशित नहीं होती हैं, ये सभी अप्रकाशित स्रोत का। अब द्वितीयक आंकड़ों की सीमा क्या है? बाउले ने कहा है कि प्रकाशित सांख्यिकी का प्रयोग किसी प्रत्यक्ष मूल्य पर उसके अर्थ एवं सीमाओं को जाने बिना सुरक्षित नहीं होगा। तो इसकी जो कमियां हैं वो पहला, यह भी संभव हो सकता है वर्तमान में जिन समस्या की जांच के लिए आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है, हो सकता है द्वितीयक आंकड़े किसी अलग उद्देश्य के लिए संग्रहित किया गया हो। दूसरा, द्वितीयक समंक के संकलन में जो प्रक्रियाएं अपनाई गई है वह अनुचित हो। तीसरा, अन्वेषक के व्यक्तिगत पूर्वग्रह एवं पक्षपात व्यवहार से भी यह आंकड़े प्रभावित हुई हो। चौथा, समय अवधि के लिए आंकड़ों को संकलित किए गए थे वह काफी छोटा अथवा अल्प हो। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अगर हम अंतर देखें तो अंतर के आधार को हम देखें तो लागत, प्राथमिक आंकड़ों में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, द्वितीयक आंकड़ों में अपेक्षाकृत कम धन लागत की आवश्यकता होती है। स्रोत, अन्वेषक एजेंसियां प्राथमिक आंकड़ों को अन्वेषक एजेंसियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़ों को कुछ अन्य अन्वेषक एजेंसियां अपने प्रयोग के लिए संग्रहित करती है। समय, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में अधिक समय की आवश्यकता होती है, द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, संग्रहण करने के लिए अल्प समय की आवश्यकता होती है। संगठन, प्राथमिक आंकड़ा यहाँ एक बृहत्तर संगठन की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों के संकलन में किसी संगठनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सावधानी, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में कोई अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि द्वितीयक आंकड़ों के संकलन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किस उद्देश्य से किया गया है वह उद्देश्य फिर से शोध में प्रयोग किए जा सकते हैं अथवा नहीं, इसको देखना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के चयन की बात
करते हैं तो शोधकर्ता को निश्चित रूप से यह तय करना चाहिए कि कब वह प्राथमिक या द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करेंगे। जब इन दोनों में से किसी एक को चयन करनी हो तो निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहला, समस्या के स्वभाव एवं कार्यक्षेत्र को जान लेना चाहिए। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को जान लेना चाहिए। तीसरा, समय की उपलब्धता। चौथा, वांछित शुद्धता की कोटि। पांचवा, अन्वेषक की स्थिति अर्थात व्यक्तिगत या निगम या सरकारी इत्यादि। प्राथमिक आंकड़े उन स्थितियों में किए जाने चाहिए जहां द्वितीयक आंकड़े विश्लेषण का आधार प्रदान नहीं करता हो। तो इस प्रकार हमने देखा इससे पूर्व वाले वीडियो पाठ में और इसमें हमने एक पूरे चैप्टर का अध्ययन किया, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा, आंकड़ों का संचय एवं प्रकार। धन्यवाद। अब आगे की वीडियो में अगले पाठ पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।